बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 5 सैलरी, बड़ा अरसा हुआ इस सैलरी का कोई अच्छा बड़ा सवाल नहीं आया। 2-3 अटैम्प्ट्स हो गई हैं। मुझे लगता है, मेरी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि कोई 18-20 नंबर का बड़ा सवाल है। चूँकि ये सवाल आसान होता है, ये सवाल होता आसान है। आपके कैमरे का व्यू ठीक है भाई? उसमें वो नंबर 5 शुरू करने लगा हूं, जरा तवज्जो से ध्यान से सुनिएगा। सवाल इसमें से आना है, अल्लाह करे बड़ा आ जाए, छोटा तो लाजमी आएगा। जरा एक एक पॉइंट को, ये वाली बात कि इसमें से रट्टे वाला पोर्शन बहुत ही कम है। सारा कॉन्सेप्ट है, सारा समझने वाला है, तवज्जो से समझाइएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज बारीकी से बताएं। लो सर, जब सैलरी का लफ्ज आता है ज़हन में सबसे पहली बात आती नौकरी। नौकरी यानी एम्प्लॉयमेंट। असल में सैलरी क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट की एवज जो भी बेनिफिट पैसे देता है वो सैलरी कहलाता है। अब सवाल ये कि सर एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर कौन है? वो बंदा जो नौकरी पर रखता है और तनख्वाह देता है, एम्प्लॉयर है। वो बंदा जो नौकरी करता है और तनख्वाह लेता है, एम्प्लॉय है। और एम्प्लॉयमेंट क्या है? वो काम जो एम्प्लॉय कर रहा होता है वो एम्प्लॉयमेंट है। कौन से काम है? 3 काम। हर वो काम जिसके एवज उसे फिक्स सैलरी मिले वो एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, हर वो काम जिसके बदले उसे फिक्स सैलरी मिले वो एम्प्लॉयमेंट। अगर वो कंपनी का डायरेक्टर है तो ये भी एम्प्लॉयमेंट है। और तीसरी क्या बात है? होल्डिंग और एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस। सर अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो ये भी क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के बदले में जो देता है उसको सैलरी कहते हैं। सैलरी के हेड में क्या क्या आता है? मैं फिर कह रहा हूं, सारा समझने वाला चैप्टर है, सारा समझने वाला चैप्टर है। सर जी ये 9 चीजें उसने लिखी हैं। इसमें पे है जो महीने बाद मिलती है, ओवर टाइम है जो एक्स्ट्रा अदर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स एक्स्ट्रा काम करने के बदले में जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, फी है पैसा, वेज जो महीने के पैसे नहीं मिलते बल्कि दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं, बोनस किसी भी अचीवमेंट पर, ग्रेचुटी रिटायरमेंट पर, लीव पे छुट्टी ना करने पर, कमीशन में बड़ी अहम बात है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से कमीशन ले रहे हैं तो वो अंडर द हेड सैलरी आएगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से कमीशन लें तो वो अंडर द हेड सैलरी नहीं आता। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। सर जी हालात मुश्किल है काम करने के, और उस मुश्किल हालात में आप काम कर कर जो पैसे कमाएं, इजाफी पैसे ले मुश्किल हालात की वजह से, इसे वर्क कंडीशन सप्लीमेंट कहा जाता है। लो सर, ये 9 बातें हैं, ये याद नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूं, समझें, ध्यान से समझें बस। अब 2 कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, एक है परक्विजिट और एक है अलाउंस। सर परक्विजिट और अलाउंस। परक्विजिट किसको कहते हैं? सहूलत को। अलाउंस किसको कहते हैं? पैसे को। और मैं इसकी एग्जांपल हमेशा ये देता होता हूं कि जो 2 तरह के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक बच्चे वो हैं जो लंच बॉक्स लेके आते हैं और एक बच्चे वो हैं जो पैसे लेके आते हैं। जो लंच बॉक्स लेके आते हैं उनके माँ बाप उनको लंच की सहूलत देते हैं, कैश नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 100 रुपया लेके आए कि अपनी मर्जी से कैंटीन से कुछ खा लेना। दोनों लंच के लिए लाए हैं, एक को माँ बाप ने सहूलत दी है और दूसरे को माँ बाप ने पैसे दिए हैं। जो पैसा मिल रहा है ये अलाउंस है। मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है मैं तुम्हें घर दूंगा, वो मुझे घर देता है, ये सहूलत है। मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है मैं तुम्हें 60,000 रुपया दूंगा महीने का घर के लिए, जो मर्जी ले लो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है? ये परक्विजिट है। मेरा एम्प्लॉयर कहता है मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा,
ये परक्विजिट है। मेरा एम्प्लॉयर कहता है मैं तुम्हें 20,000 रुपया महीना दूंगा, जितना बीमार होना है हो जो। सर समझ आ रही है? ये अलाउंस है। मेरा एम्प्लॉयर कहता है बिजली पानी टेलीफोन टेंशन ही लेनी मैं दूंगा, ठीक हो। मेरा एम्प्लॉयर कहता है बिजली पानी टेलीफोन के लिए मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा। अब जहां पर वो मुझे अमाउंट बता देता है, जहां पर वो मुझे पैसे देता है, ये अलाउंस है। जहां पर वो मुझे सहूलत देता है, ये परक्विजिट है। अच्छा, परक्विजिट अब दो तरह के। एक परक्विजिट है वो मुझे सहूलत देता है और बाद में कहता है, फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉय ने मुझे कहा कि जितना भी तुम्हारा मेडिकल का खर्चा होगा हम देंगे, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं अस्पताल चला गया, अस्पताल पे 50,000 रुपया लग गया। अगले दिन सुबह में आया, मैंने वो बिल अकाउंट्स वाले को दिए, अकाउंट्स वाले ने मुझे पैसे दे दिए। ये जो बिल मैंने अकाउंट्स वाले को दिए हैं और उसने वो बिल देखकर मुझे पैसे दे दिए हैं, ये मुझे असल में परक्विजिट मिला था, लेकिन ये किस सूरत में मिल गया है? मनी की सूरत में। और एक तरफ मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा। अब ये उसने मुझे सहूलत दी है, लेकिन ये अदर देन मनी, अदर देन पैसा है, अदर देन कैश है। सर जी, यूटिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी जिसके पैसे दे रहे हैं एम्प्लॉयर, ये परक्विजिट है। और अगर एम्प्लॉयर घर दे रहा है और अगर एम्प्लॉयर कन्वेंस दे रहा है, तो ये क्या है? ये भी परक्विजिट है। अब इसकी वैल्यू तो पता चल जाएगी जितने पैसे मिलेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? नहीं यार, फेयर मार्क की वैल्यू नहीं है, इसके रूल्स हैं, वैल्यूएशन मेथड है। इंशाल्लाह अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, यूनिट 2 में। कन्वेंस का बेनिफिट मिले तो क्या, कितना इनकम में शामिल होता है, अकोमोडेशन का वो कितना होता है, इंशाल्लाह इसके बारे में वैल्यूएशन के रूल्स हैं। बहरहाल बेनिफिट परक्विजिट की फॉर्म में हो या अलाउंस की फॉर्म में हो, हमने क्या देखना होता है, क्या ये काम करने के लिए मिल रहा है या काम करने के एवज मिल रहा है। एसबीआई वालों ने मुझे ये लैपटॉप दिया कि सर आप इससे पढ़ाएं, तो क्या ये लैपटॉप जो एसबीआई वालों ने मुझे दिया है, क्या ये काम करने के लिए दिया है या काम करने के बदले में दिया है? काम करने के लिए दिया। ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। सर ऑन द अदर हैंड, एसबीआई वालों ने मुझे ये सक्सेसफुल सेशन पढ़ाने के बाद कहा है कि आप 3 दिन के लिए बूरबन का ट्रिप कर रहे हैं विद फैमिली। अब ये काम करने के लिए नहीं दिया, बल्कि काम करने के, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये जो काम करने के बदले में दिया जाए वो इनकम में शामिल होता है, जो काम करने के लिए दिया जाए वो इनकम में शामिल नहीं। लो सर, बेनिफिट्स में फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है और अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है। याद रखिएगा, जो अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, जो काम करने के बदले में दिया जाता है, वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होता है। और मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि एसबीआई वालों ने मुझे कहा कि इस्लामाबाद में लेक्चर देने हैं, वहां पर आप जाकर पढ़ा है। इस्लामाबाद में लेक्चर देने आप वहां जाकर पढ़ाएं। मैंने कहा ठीक है। इस्लामाबाद गया, जाने आने का एसबीआई वालों ने मुझे 5,000 रुपये दिए। क्या ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? नो। तो काम करने के लिए दिए हैं। अच्छा, जब मैं वापस आ गया, मैंने वहां पे 10 लेक्चर दिए थे, इन्होंने मुझे उसके बदले में, लेक्चर जो मैंने पढ़ाए थे उसके बदले में 5 लाख रुपए दिया। ये जो 5 लाख रुपए एसबीआई वालों ने मुझे दिए काम करने के बदले में, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये मेरी इनकम है। जो काम करने के बदले में पैसे मिले हैं वो मेरी इनकम है। बहरहाल ये सारी चीजें बेनिफिट्स में आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक वर्ड है जो अक्सर बच्चों को तंग करता है, वो है रीइंबर्समेंट। बिल देकर पैसे लेने को रीइंबर्समेंट कहते हैं। अब यहां पर देखना यह है कि ये जो बिल आप दे रहे हैं, ये जो बिल आप दे रहे हैं, ये आपको काम करने के लिए चाहिए थी ये वाली चीज, या काम करने के बदले में चाहिए थी? एसबीआई वालों को मैंने कहा जी कि आप मुझे कह रहे हैं कि बूरबन से घूमाओ, ले आओ पैसे दो। उन्होंने कहा शेख साहब क्या हो गया है, घुमाएं, बिल मुझे दे दीजिएगा, वापसी पे हम आपको पैसे दे देंगे।
अब इस केस में मैं भूरबन घूम के आया, 3 लाख का खर्चा हो गया, 3 लाख रुपए के बिल मैंने इनको दिए, इन्होंने मुझे 3 लाख दे दिया। ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? यस। एसबीआई वालों ने मुझे कहा कि लेक्चर दे हैं इस्लामाबाद में, मैं 5,000 रुपए का फ्यूल डलवाया, मैंने उसका बिल इनको दिया, इन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए, क्या ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? क्या मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? सर मसला ये है, हमने ये देखना है कि रीइंबर्समेंट हो रही है वो हो क्यों रही है, और वो जो बेनिफिट, वो जो पैसा मिल रहा है वो काम करने के लिए मिल रहा है, काम करने के लिए मिल रहा है या काम करने के एवज, काम करने के बदले में मिल रहा है, ये सारी चीजें। हाँ बता, अलाउंस के बारे में उसने 2 बातें और कही हैं। अलाउंस के बारे में उसने ये भी कहा है, अगर आपको फिक्स मंथली अलाउंस मिल रहा है, चाहे आप काम करें या ना करें, तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर आपको फिक्स्ड अलाउंस मिल रहा है, चाहे आप करें या ना करें, काम करें या ना करें, तो वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। दूसरा, अलाउंस वही आपकी अलाउंस जो एक्सक्लूसिवली काम के लिए मिला, होली काम के लिए मिला, वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। लेकिन जो अलाउंस होली और एक्सक्लूसिवली काम करने के लिए नहीं मिला, वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। एसबीआई वालों ने मुझे दिया 10,000 रुपया जाने आने का, मेरा एक्चुअल में लगा 7,000 रुपया, 3,000 रुपया मुझे बच गया, क्या ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? यस। मुझे 10,000 रुपया दिया गया, 7,000 रुपया काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, 3,000 रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ, वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। वो जो पैसे इजाफी बच गए हैं वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होंगे। आपके पास पेपर में एक सवाल है, बासित वाले सवाल में उसने कहा 60,000 रुपये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हैं ताकि 36,000 रुपये वो मुलाजिम को दे दे। अब उसने सवाल में ट्रिकी पॉइंट ये था कि 36,000 उसने आगे डोमेस्टिक सर्वेंट को देने थे और एम्प्लॉयर ने दिए उसको 60,000 रुपए, तो 36,000 रुपए जो डोमेस्टिक सर्वेंट को देने थे वो भी इनकम में शामिल था, और जो 24,000 रुपए बकाया बच गया था वो भी इनकम में शामिल था। तो ये टोटल 60,000 का 60,000 पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी में आना था। बासित वाला सवाल है, इंशाल्लाह आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बता देंगे। लो सर, ये बेनिफिट्स, अच्छा जी, अगली बात, कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक मैं मिसाल देता हूं तो ताकि बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरे इदारे में पढ़ा रहा था और एसबीआई वालों ने मुझे कहा कि आप हमारे पास इधर आके पढ़ाए, तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं उस इदारे में सेट पढ़ा रहा हूं, मैं इधर नहीं आता। उन्होंने कहा जी हम आपको 20 लाख रुपए देंगे अगर आपने एसबीआई ज्वाइन कर लिया। तो मैंने जो 20 लाख रुपए एसबीआई ज्वाइन करने के लिए लिया है वो क्या होगा? वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। तो पहला पॉइंट है कंसिडरेशन फॉर एंटरिंग इनटू द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये मेरी इनकम में शामिल होगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल आप टैक्स का पेपर पढ़ा रहे हैं, आप डेटा का पेपर भी पढ़ाएं। मैंने कहा जी मैं डेटा का पेपर नहीं पढ़ाता। उन्होंने कहा हम आपको 5 लाख एक्स्ट्रा देंगे कि आप डेटा सिस्टम वाला पेपर भी पढ़ाएं। अच्छा, मैंने उस 5 लाख को सोचते हुए कहा चलो ठीक है जी मैं ये पेपर भी पढ़ाऊंगा। अब ये जो 5 लाख रुपया मुझे उनकी नई शर्त मानने के एवज मिल रहा है, क्या ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? द आंसर इज यस। तीसरे नंबर पे उन्होंने मुझे कहा आप ऑडिट का पेपर ना पढ़ाएं। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं पढ़ाता, मुझे 5 लाख उसका भी दे दें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके भी पैसे और जो मैं नहीं पढ़ा रहा उसके भी पैसे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई अगर मैं कोई रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट करता हूं, आपको पता है जॉब कर रहे हैं आप, वो आपको कहते हैं आपने किसी कंपेटिटर के पास जॉब नहीं करनी,
आपने ऑनलाइन नहीं साथ पढ़ाने लग जाना। आजकल हर बंदा तो फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो पहले कहते हैं भी जॉब करनी तो उसके साथ फ्रीलांस काम वर्क नहीं करना आपने। अब वो कहता ठीक है उसके भी पैसे दे दो। और सर समझ आ रही है, कोई काम करने के भी पैसे होते हैं, किसी शर्त को मानने के भी पैसे होते हैं, किसी शर्त में तब्दीली के भी पैसे होते हैं, और कोई काम ना करने के भी पैसे होते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? इस केस में जो पैसे भी आपको आपका एम्प्लॉयर देता है आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगली बात, अमाउंट रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। सर जी SBI वालों ने अगर मुझे ये कहा है कि सर बच्चे आपके पढ़ने से आपके पढ़ाने से सेटिस्फाइड नहीं है, आप चले जाएं, तो मैंने कहा भाई मेरे से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं तो नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा आपकी मेहरबानी चले जाएं। मैंने कहा आपकी मेहरबानी, मैं नहीं जाऊंगा। गर्ज ये कि उन्होंने कहा जी आप 30 लाख लें चले जाएं। ये जो 30 लाख रुपए मैं इदारा छोड़ने का ले रहा हूं, ये भी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। इसको कहते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। अच्छा जी, प्रोविडेंट फंड ये रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ये भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। फिर उसके बाद आ गया पेंशन या एन्युटी। सर जी जो आपका एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे रहा है सारा आपकी इनकम में शामिल होगा। एम्प्लॉयर आपको शेयर दे रहा है आपकी इनकम में शामिल होगा। एम्प्लॉयर आपका टैक्स दे रहा है आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। डन हो गया सर जी। लो सर, सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, यानी जब पैसे मिलेंगे तब टैक्स लगेगा। 2 तरह की बेसिस होती हैं, एक एक्रूअल, एक रिसीट। एक्रूअल का क्या मतलब होता है? जो पैसे कमाएंगे उस पे टैक्स लगेगा। भाईजान फॉर एग्जाम्पल जनवरी की सैलरी मैंने कमा ली, मुझे अब तक मिली नहीं है, तो भाई एक्रूअल बेस के मुताबिक जनवरी की सैलरी मैंने कमा ली है, मेरी इनकम में शामिल हो जानी चाहिए। लेकिन रिसीट बेस के मुताबिक वो मेरी इनकम में कब शामिल होगी? जब मैं एक्चुअल में वसूल सैलरी। याद रखिएगा हमेशा रिसीट बेस पर टैक्स होती है। कब समझा जाएगा कि आपने सैलरी वसूल कर ली है? जब आप एक्चुअल में वसूल कर लेंगे, या मैंने कल ये बात बताई थी, मैंने एक्चुअल में वसूल किए, मैंने फोन कर दिया मेरे भाई को पैसे दे दो, और तीसरे नंबर पे क्या है? अवेलेबल हो गए। एक्चुअली रिसीव्ड, अप्लाइड एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन, मेड अवेलेबल। 1 2 3। सर ये तीनों बातें हैं सर। चौथी क्या बात थी? अगर टैक्स कट के मिले या अंडर एनी लॉ पैसे काट लिए गए, मैंने एक बंदे के पैसे देने थे, अदालत वालों ने कहा ये बैंकरप्ट है, इसके पैसे इसको नहीं देने, हमें दो। मैंने अदालत को पैसे दे दिए, तो क्या समझा जाएगा उस बंदे ने पैसे वसूल किए या नहीं? यस कर लिए। अगर लाख रुपए की सैलरी है और मुझे 10,000 कटने के बाद 90,000 मिलता है, तो क्या समझा जाएगा मैंने कितने पैसे वसूल किए? पूरा 1 लाख। ये जो 10,000 रुपये कटा समझा जाएगा मैंने ही वसूल की है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? लो सर, अब एग्जांपल लीजिए। 2022 में 8 महीने की सैलरी मिली थी, 4 महीने की नहीं मिली थी। कमाए थे 12 लाख, वसूल किए थे 8 लाख। कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा? 8 लाख पे। अगला साल आया, लो जी इस साल के पूरे पैसे वसूल कर लिए और पिछले साल वाले 4 माह के भी वसूल कर लिए, तो कितने पैसे वसूल हुए? कमाए कितने? 12 लाख। वसूल कितने हुए? 16 लाख। तो टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? 16 लाख। पॉइंट समझ आ गया? सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस। यहां तक मेरे साथ आ गए? अभी इस रूल की एक्सेप्शन बताने लगा हूं, सुनिएगा। अगर
पिछले सालों की सैलरी इस साल मिलने की वजह से हायर रेट पर टैक्स लग रहा है, तो मैं ऑप्ट कर सकता हूं कि रिसीट बेस पर टैक्स ना दूं बल्कि एक्रूअल बेस पर टैक्स दूं। अब गौर करना, इसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूं। पिछले साल मुझे मिले थे 8 लाख, पिछले साल की सैलरी इस साल कितनी मिली है 4 लाख, उसकी वजह से मेरी इनकम कितनी हो गई 16 लाख, उसकी वजह से टैक्स कितना लग गया है 90,000। अच्छा, अगर एक्रूअल होता, अगर एक्रूअल बेस पर चलते तो भाई 12 लाख पे तो टैक्स 30,000 था, तो भाई मुझे टोटल 60,000 रुपए का टैक्स लगना था। अगर 12 लाख पे टैक्स लगता, हुआ क्या है, पहले साल 8 लाख पे टैक्स लगा, दूसरे साल 16 लाख पे टैक्स लगा, दूसरे साल जब पिछले साल की सैलरी मिली तो उसकी वजह से मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पिछले साल की सैलरी वसूल करने की वजह से मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग गया है। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मैं कमिश्नर को कहूंगा भाईजान सॉरी, मैं रिसीट बेस पर टैक्स नहीं दूंगा, मैं एक्रूअल बेस पर टैक्स दूंगा। मेरे पास ऑप्शन है और इस केस में मैं एक्रूअल बेस पर टैक्स दूंगा। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब एरियर में सैलरी मिलने की वजह से, पिछले सालों की सैलरी इस साल मिलने की वजह से मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग गया। पॉइंट क्लियर हो गया? लो सर, अगली बात, डिडक्शन नॉट अलाउड। अंडर द हेड सैलरी कोई खर्चा माइनस नहीं होना। कल ही मैंने आपको बताया है, किसी हेड ऑफ इनकम के सामने जो अमाउंट लिखी होती है वो उस हेड में जितने कमाए माइनस उस हेड में जितने लेस हुए, ऐसे ही पढ़ाया है। अब अगली आज की बात सुन लो भैया, ये वाला असूल बिल्कुल ठीक है जो मैंने कल पढ़ाया था, अलबत्ता सैलरी के हेड में कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। अंडर द हेड सैलरी जो पैसे वसूल किए आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होंगे, उसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। मैं SBI से 1 लाख रुपए सैलरी लेता हूं, मेरा आने जाने का खर्चा 10,000 रुपए का फ्यूल लगता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो मेरी इनकम में से माइनस होगा? भाईजान इनकम में से कुछ माइनस होना ही नहीं है। अंडर द हेड सैलरी इनकम में से कुछ माइनस करने की इजाजत नहीं होती। एक और बात, ये भी अक्सर एग्जाम्पल में बताया जाता है, ट्रेनिंग वाली बात। ट्रेनिंग वाली बात भी एग्जाम्पल में बताई जाती है कि अगर मैं पढ़ाने की ट्रेनिंग ले रहा हूं और मेरा 5 लाख रुपया ट्रेनिंग पर खर्चा आ गया, तो क्या मैं अपनी सैलरी में से ट्रेनिंग पर जो खर्चा आया वो माइनस करूंगा? तो भाई कहा तो है सैलरी में से कोई खर्चा माइनस। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा चलो ठीक है, सैलरी में से कोई खर्चा नहीं माइनस होना, तो फिर ज़कात भी नहीं ना माइनस होनी। तो इसका जवाब है भाईजान, ज़कात अंडर द हेड सैलरी नहीं आती, बल्कि ज़कात टोटल इनकम में से माइनस होती है। वो तो होगी, वो तो होगी। सर जी, टर्मिनेशन बेनिफिट हमने आपको कल बताया था, सेपरेट ब्लॉक आइटम्स कौन कौन सी हैं, उनमें से एक आइटम थी टर्मिनेशन बेनिफिट। सर ये टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है? जब आपको नौकरी से उन्होंने बाय बाय कर दिया, आपने उनको कहा ले आओ पैसे दो, उन्होंने आपको एक बड़ी अमाउंट दी, उसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। एक उसका नाम एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी होता है। ये बड़ी अमाउंट उन्होंने आपको दी कि आप चले जाओ। अब इस केस में जो पैसे आपको मिले वो आपकी इनकम में शामिल हो गए, टैक्स होंगे अंडर द हेड सैलरी, यस। लेकिन उसके बारे में वो कहता है, इस गोल्डन हैंडशेक के बारे में आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो इसे सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट कर लें, आप चाहें तो इसे NTR के तौर पे ट्रीट करें। कीपिंग इन माइंड के कल मैंने आपको रिजीम्स पढ़ा दी हैं, अब आपको समझ आ रहा है कि भाई NTR तो सिंपल है, इनकम में शामिल होगा, हेड ऑफ इनकम में शामिल होगा, टोटल इनकम में शामिल होगा, टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा, और रेट देखकर अप्लाई कर देंगे टेबल से। यस और नो? सेपरेट ब्लॉक आइटम में क्या होता है? हेड ऑफ इनकम में शामिल होगा, टोटल इनकम में शामिल होगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल, और रेट भी कौन सा लगेगा?
सेपरेट रेट लगेगा, इस पर नॉर्मल ये वाला रेट नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहां पर उसने खास तौर पे कहा कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आप टर्मिनेशन बेनिफिट को सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करते हैं तो इस पर सेपरेट रेट लगेगा। और वो सेपरेट रेट कौन सा होगा? पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम। जो रेट आएगा ये वाला रेट अप्लाई करेंगे गोल्डन हैंडशेक पेमेंट के ऊपर, यानी बाकी सारी सैलरी जो है उस पर तो नॉर्मल रेट लगेगा, लेकिन गोल्डन हैंडशेक के ऊपर टेबल से स्लैब वाला रेट नहीं लगेगा, बल्कि इसका रेट अलग कैलकुलेट होगा। और वो कैसे कैलकुलेट होगा? पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम से वो रेट गोल्डन हैंडशेक पर अप्लाई होगा और उससे लायबिलिटी निकलेगी गोल्डन हैंडशेक की। बाकी गोल्डन हैंडशेक के अलावा जो इनकम अंडर द हेड सैलरी आएगी उसकी जो टैक्स होगा वो स्लैब रेट के मुताबिक ही निकलेगा। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये वाली बात है। आपकी किताब में पास 2 सवाल हैं, एक पास पेपर का सवाल है मुनीर वाला, वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुनीर वाला एक पास पेपर का सवाल है, मेरा ख्याल है ऑटम 14 का सवाल है, नोट कर लीजिए बस। और मेरी किताब में ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक हो गया? लो सर, रिलीफ वेयर सैलरी इज रिसीव्ड इन एरियर, ये वाली बात मैंने आपको पढ़ा दी है। सर जी, आप अली इमरान ने इनकम कमाई है तो उस पर टैक्स किसको देना चाहिए? अली इमरान को देना चाहिए। अच्छा, अली इमरान ने पहले ही एसबीआई वालों से अंदर बात कर ली थी, टैक्स जो होगा वो आप ही देंगे मेरा भाई। अब मेरा टैक्स कौन अदा करता है? एसबीआई वाले। एसबीआई एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, इस कैपेसिटी को हमेशा ज़हन में रखना है। एसबीआई वाले मेरा टैक्स अदा करते हैं, मेरी टेंशन नहीं। अब इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी ये एसबीआई वालों ने कहा भैया 1 लाख तक 1 लाख का टैक्स हम अदा करेंगे। अब उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दी। अब उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि एम्प्लॉयर ने कहा 1 लाख का टैक्स मैं दूंगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी है 185,000 की, एम्प्लॉयर ने कितना अदा करना है? 1 लाख, बकाया 85,000 फिर मुझे अदा करना ही पड़ेगा। तो अब जो आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स अदा करता है उसके 2 इंपैक्ट होते हैं। 1, वो अंडर द हेड सैलरी ऐड होता है। 2, एक तो वो अंडर द हेड सैलरी ऐड होता है और दूसरा क्या है? एक वो अंडर द हेड सैलरी ऐड होता है और दूसरा क्या है? वो टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। एक अंडर द हेड सैलरी ऐड होता है, ऐड टू इनकम है, और एक क्या है? टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। तो अगर फिक्स अमाउंट है तो ये होगा, और अगर फिक्स नहीं है बल्कि एम्प्लॉयर कहता है अली इमरान तुम टेंशन ना लो, जितना टैक्स होगा हम देंगे, तुम बस ध्यान से पढ़ाओ, अगर ये वाला सीन है तो फिर इस केस में इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने ही टैक्स अदा करना है। अच्छा जी, एम्प्लॉयर ने ही टैक्स अदा करना है। इस केस में क्या होता है? इस केस में असल में होता यह है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जितना टैक्स बनता है वो अदा करता है, लेकिन जैसे ही वो टैक्स अदा करता है, देखिए एक तरफ है सैलरी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टैक्स अदा किया, लेट्स से 1 लाख रुपया, इस और ये वाला टैक्स किसने अदा किया? एम्प्लॉयर ने। जब एम्प्लॉयर ने टैक्स अदा कर दिया तो उसकी इनकम फिर बढ़ के कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स जो बढ़ा हुआ है वो किसने अदा करना है? एम्प्लॉयर ने। तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है। एक तरफ लिखते हैं हम इनकम, इनकम बढ़ने से क्या होता है? टैक्स बढ़ जाता है। टैक्स कौन अदा कर रहा होता है? एम्प्लॉयर। इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ा, टैक्स चूंकि एम्प्लॉयर अदा कर रहा होता है तो उससे दोबारा इनकम बढ़ जाती है, फिर इनकम बढ़ने से फिर टैक्स बनता है, फिर टैक्स चूंकि एम्प्लॉयर अदा कर रहा होता है उससे दोबारा इनकम बढ़ जाती है। तो ये एक साइकिल चल पड़ता है, और इसके लिए हमने इसके लिए एक प्रॉपर मेथड है किस तरह से इसको हल करना है। मैंने सिर्फ ज़बानी बताने से वो बात उतनी अच्छी बननी नहीं थी, मैंने प्लान किया हुआ है कि इंशाल्लाह इसके
3 सवाल के साथ वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। वो है 15 से 20 मिनट की, लेकिन 20 मिनट में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस एक टॉपिक को इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। मैंने पूरा सब कवर कराना है, लेकिन आपको मैं वीडियो दे दूंगा। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, नोट कर लीजिए। डिटेल में समझाऊंगा कि ये गेम क्या हो रही है विद एग्जांपल, विद फिगर्स, और उसके बाद 3 से 4 सवाल करवा रहा हूं मैं उस वीडियो में। वो आपके साथ इंशाल्लाह आज के आज में ही शेयर हो जाएगी। इस क्लास के फौरी बाद शेयर कर देंगे, इस क्लास के फौरी बाद शेयर हो जाएगी। डन हो गया सर जी? आप इस चीज को अपने ज़हन में रख लीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप इसको समझ लें, क्योंकि इसको इससे ज्यादा डिटेल, बस एक चीज समझ लें, जहां पर तो अमाउंट फिक्स थी वहां पे एक इंपैक्ट डिस्काउंटेड सैलरी ऐड होने का आना है और एक इंपैक्ट टैक्स लायबिलिटी को कम करने का आना। और जहां पर अमाउंट फिक्स नहीं थी वहां पर पहले एक बार ये वाली वर्किंग होती है, और हम 3 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद, 4 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल फिगर निकाले थे कि असल में ये बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया। फिर दोबारा वो बेनिफिट इनकम में भी शामिल होता है, लायबिलिटी को भी कम करता है। मैंने फिर बता रहा हूँ कि उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, नोट कीजिएगा। अच्छा जी, अब आगे चल रहा हूं। कब समझा जाएगा बेनिफिट एसबीआई ने गाड़ी दी है अली इमरान को? कब समझा जाएगा ये गाड़ी अली इमरान ने वसूल कर ली है? टोटल 9 केसेस हैं और बड़े आसान है, सुनिएगा। जिस वक्त एसबीआई के प्रिंसिपल ने गाड़ी की चाबी मुझे दी, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली है। जिस वक्त एसबीआई के वाइस प्रिंसिपल ने गाड़ी की चाबी मुझे दी, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली है। जिस वक्त शोरूम वालों ने प्रिंसिपल के कहने पर गाड़ी की चाबी मुझे दी, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली है। जिस वक्त शोरूम वाले ने वाइस प्रिंसिपल के कहने पर गाड़ी की चाबी मुझे दी, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली। 4 बातें हो गई है। एम्प्लॉयर ने दी है, एम्प्लॉयर के एसोसिएट ने दी है, थर्ड पर्सन ने एम्प्लॉयर के कहने पर दी है, थर्ड पर्सन ने एम्प्लॉयर के एसोसिएट के कहने पर दी है। अगली 4 बातें सुने। जिस वक्त मैंने चाबी वसूल की, समझा जाएगा मुझे बेनिफिट मिल गया। जिस वक्त मेरे भाई ने गाड़ी की चाबी वसूल की, समझा जाएगा मुझे बेनिफिट मिल गया। जिस वक्त ड्राइवर ने मेरे कहने पर गाड़ी की चाबी वसूल की, समझा जाएगा बेनिफिट मिल गया। जिस वक्त ड्राइवर ने मेरे भाई के कहने पर गाड़ी की चाबी वसूल की, यार समझ आ गई है। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का एसोसिएट, थर्ड पर्सन एम्प्लॉई के कहने पर, थर्ड पर्सन एम्प्लॉई के एसोसिएट के कहने पर, 4 से 4 8 हो गए। उसके बाद अगली बात, पास्ट एम्प्लॉयर, जो पुराना एम्प्लॉयर था जिस वक्त उसने बेनिफिट दिया, उसे भी प्रॉपर एम्प्लॉयर ही समझा जाता है। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर क्या होता है? अगर आगे सीटी किसी से और सेटिंग हो गई है, मैं ये सेशन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगले सेशन की सेटिंग हो गई कि अगला सेशन किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ाऊंगा, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपया भी दे दिया है। ये जो 5 लाख रुपया मुझे वसूल हुआ है, इसका क्या होगा? ये जो 5 लाख मुझे वसूल हुआ है, ये भी बेनिफिट है। जिस वक्त प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर ने दिया, वो भी मेरा एम्प्लॉयर है, वो भी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। और यार पॉइंट समझ आ रहा है? असल मसला ये है, कब समझा जाएगा कि बेनिफिट मिल गया है? इस मौके पर समझा जाएगा बेनिफिट मिल गया है। सर ये आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? और भाई मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब समझा जाएगा बेनिफिट वसूल हो गए, उसके बाद से उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। प्रीवियस एम्प्लॉयर आपको क्यों देगा? क्योंकि उसने मेरे पुराने पैसे देने थे। या वो कहेगा तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये 1 लाख रुपया हमारी तरफ से तोहफा है। फिर जब मैं वो 1 लाख वसूल करने आऊंगा तो कहेगा यार तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास वापस आ जाओ, इसलिए करें। डन हो गया सर जी? परक्विजिट, परक्विजिट किसको कहते हैं? सहूलत को। परक्विजिट किसको कहा जाता है? सहूलत। रेफर्स टू द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इन एडिशन टू सैलरी और वेज। सैलरी वेज की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा इजाफी बेनिफिट है, ये सहूलत है, ये सहूलत है। परक्विजिट पर डिस्कशन हो चुकी है। हमारा भी इस वक्त टारगेट है कि हम क्या करें?
हमारा अभी टारगेट है कि हम परक्विजिट्स को टैक्सेबिलिटी की बात करें और वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट देखें। सर अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे गाड़ी देता है तो इसके 3 स्टेप है, उस तरतीब से उसको सोचेंगे, आपको गलती नहीं होगी। मैंने पूरा थ्रू आउट इंशाल्लाह ये जो पढ़ाना है, जब आना ही पेपर में न्यूमेरिकली है तो मेरा टारगेट भी है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेके आऊं ताकि आपके पास न्यूमेरिकल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अगर आप ये सोच देंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्वेंस क्या होती है और कन्वेंस पे टैक्सेबिलिटी क्या होती है, तो भाई वो वाला दौर आज से 25 साल पहले गुजर चुका है। आज वो सिंपली आपसे ये पूछेगा कि भाई फलां गाड़ी फलां इदारे ने इसको दी, और न्यूमेरिकल के अंदर पूछेगा आप बताएं इस पर क्या इसकी टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा ही नहीं, आपको पता होना चाहिए। उसकी तरतीब क्या है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले देखें गाड़ी उसने आपको क्यों दी है, उसने आपको गाड़ी क्यों दी है। क्या उसने ऑफिशियल पर्पस के लिए दी है या ऑफिशियल पर्सनल, दोनों मकसद के लिए दी है या सिर्फ पर्सनल मकसद के लिए दी है। अगर आपको गाड़ी मिली है और आपका सिर्फ एक कैंपस से दूसरे कैंपस जाना होता था, ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है, आपको एक कैंपस से दूसरे कैंपस उतारता है, बाद में दूसरे कैंपस से पहले कैंपस उतारता है, फिर गाड़ी लॉक करके SBI में खड़ी हो जाती है, मैं वापस गाड़ी रिक्शे पे ही जाता हूँ। इसका मतलब है ये क्या है? सिर्फ ऑफिशियल। केस नंबर 2, इन्होंने मुझे गाड़ी दे दी, घर भी इस्तेमाल करता हूं, एक कैंपस से दूसरे कैंपस में भी जाता हूं, फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जाना तो भी यही गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। इसका मतलब है ये बहुत ऑफिशियल और पर्सनल है। केस नंबर 3, इन्होंने मुझे 2 गाड़ियां दी हुई, एक गाड़ी घर ही रहती है, बच्चों ने कहीं स्कूल जाना है, स्पारे पे जाना है, उसके लिए इस्तेमाल होती। यार मेरा पॉइंट समझ आया? ये वाली गाड़ी सिर्फ पर्सनल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सबसे पहले आपने क्या देखना है? क्यों दी है गाड़ी, क्या मकसद है। ये जब पर्पस आपको क्लियर होगा फिर आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि भाई अगर सिर्फ ऑफिशियल यूज है फिर तो कोई बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं दे रहा। अलबत्ता बहुत ऑफिशियल और पर्सनल है तो 5%, और अगर सिर्फ पर्सनल है तो 10%। किस चीज का? नहीं भैया, देखा जाएगा गाड़ी लीज्ड है या ओन्ड है। चूंकि अगर गाड़ी ओन्ड होगी तो कॉस्ट का, और अगर गाड़ी लीज्ड होगी तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज टर्म। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इन दोनों में से जो ओन्ड होगी तो कॉस्ट लेंगे, नहीं तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज टर्म लेंगे। लो सर, एक तरफ कॉस्ट है और एक फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज टर्म। स्टेप नंबर 3, ड्यूरेशन, कितना अरसा आपके पास रही। अब फिर वही बात है कि जब मैंने चाबी वसूल की थी तब से मीटर शुरू हो जाएगा, तब से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वो कितना अरसा मेरे पास रहा, अगर कुछ नहीं बताया हुआ इसका मतलब है पूरा साल ही मेरे पास रहा। और अगर उसने बताया कि 1 जनवरी को गाड़ी मिली है तो साल तो 30 जून पे खत्म होता है, इसका मतलब है 6/12 है। और अगर 1 अप्रैल से मिली है तो 3/12 है। जितना बेनिफिट होगा उसको इस फ्रैक्शन से, ड्यूरेशन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वो चुप रहे या ये कि पूरा साल था तो 12/12 है, जिसका मतलब है खामोशी। उसका तो 1 ही आंसर आना है ना सर जी। कन्वेंस के बारे में ये सारी बातें थी। एकोमोडेशन क्या होती है जी? रिहाइश। मेरा एम्प्लॉयर मुझे रिहाइश दे देता है तो सबसे पहले तो रिहाइश की बात बाद में होनी। रिहाइश एक बेनिफिट है जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है, मेरी इनकम में शामिल होगा, टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। मगर रिहाइश की बात बाद में करते हैं, पहले आपको ये बताते हैं कि जनाब अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपका कोई टाइम स्केल होगा। मिसाल के तौर पे आप किस ग्रेड के अफसर हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 17th ग्रेड के ऑफिसर हैं तो आपका क्या होगा? टाइम स्केल होगा। वो आपको बताएगा कि भाई 17th ग्रेड अफसर की मिनिमम सैलरी 1.5 लाख है, 15,000 का इंक्रीमेंट होता है और मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख। ठीक हो गया? ये उसने आपको बता दी। मिनिमम सैलरी 1.5 लाख है, 15,000 का इंक्रीमेंट है और मैक्सिमम सैलरी
2.5 लाख है। इस ग्रेड की मिनिमम सैलरी, अच्छा कोई बईद नहीं कि इस बंदे की एक्चुअल में सैलरी 1,80,000 हो। इस बंदे की एक्चुअल में सैलरी 1,80,000 हो। इस बंदे की एक्चुअल में सैलरी 1,80,000 हो। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर इसको रिहाइश भी मिली हुई है, जो रिहाइश इसको मिली है उसका पर मंथ फेयर मार्केट रेंट कितना है? 60,000 है। सवाल ये कि कितना बेनिफिट समझा जाएगा रिहाइश के हवाले से, एकोमोडेशन के हवाले से, इसको कितना बेनिफिट मिल रहा है जो इसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा, ये सवाल है। तो इसका जवाब है फेयर मार्केट रेंट कितना है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 जी 7,20,000। और दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? 45% ऑफ मिनिमम। अब एक 80 लेंगे या 1.5 लाख लेंगे? मिनिमम टाइम स्केल लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी दोनों गिवन हो तो मिनिमम टाइम स्केल लेना है। बेसिक सैलरी सिर्फ तब लेनी है जब मिनिमम टाइम स्केल मौजूद नहीं हो। मल्टीप्लाई बाय 12 जी बताइएगा। 8,10,000 इसमें से कौन सा लेंगे? हायर। सर जी ये असल में इस घर का, इस रिहाइश का बेनिफिट है जो उस बंदे को मिल रहा है जो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स हो। मिनिमम टाइम स्केल क्या है ये भी बता दिया, और एकोमोडेशन का कितना बेनिफिट होता है उसने उसको भी कैलकुलेट कर लिया। अमाउंट दैट वुड बी पेड इफ एकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी इफ देयर इज नो मिनिमम टाइम स्केल। Warehouse rent allowance is admissible at 30%. The value taken for the purpose shall not be less than 30%. वो कहता है बाज़ औक़ात वो आपको खुद बताएगा कि भाई ये एक रूरल एरिया में इसको रिहाइश मिली है, ये 45% नहीं बल्कि 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल लिया जाए। अगर वो आपको सवाल में बता दें तो फिर आप क्या करेंगे? 45% नहीं लेंगे बल्कि 30% लेंगे। एकोमोडेशन के बारे में ये वाली बात है। दो बातें बड़ी अहम हैं जो एकोमोडेशन और कन्वेंस के बारे में ज़रूरी है बताना। सर अगर वो आपको कन्वेंस के बारे में कहता है कि भाईजान कंपनी ने गाड़ी मेंटेन की हुई है, या वो ये कहता है कि मोबाइल ऑयल चेंज कराने के लिए और उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इतना खर्चा आया है, तो क्या वो भी बेनिफिट होगा जो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? भैया जब आप उसकी 5% या 10% ले लेते हैं ना, यानी जब आप उसका कन्वेंस का बेनिफिट ले लेते हैं तो फिर मेंटेनेंस उसके अंदर शामिल होती है, यानी मेंटेनेंस अलहदा से इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगी। यानी जब आपने 5 या 10% ले लिया तो बात खत्म। अब कंपनी मेंटेनेंस के वाले से जो खर्चा है वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं हो। इसी तरह अगर वो आपको एकोमोडेशन का कहता है और कभी वो कहता है फर्निश्ड एकोमोडेशन है, तो भाईजान ये जो बेनिफिट आपने कैलकुलेट किया है ये भी फर्निश्ड एकोमोडेशन का होता है। सर समझ आ रही है? तो ये वाली चीज़ें शामिल हैं। वो ये भी कह सकता है कि उसने आपको कर दिया है 7-5 लाख रुपए के सोफ़े भी दिए हैं, तो भाई वो तो फर्निश के लिए दिए हैं, वो फर्निश्ड एकोमोडेशन, ये जो बेनिफिट है ये फर्निश्ड एकोमोडेशन के हवाले से। लो सर दोनों बातें हो गई। अब अगली बात, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा है जितना भी बिजली पानी गैस टेलीफोन का बिल आएगा हम देंगे। बिल कितना आ गया? 1 लाख रुपए। किसने पे किया है? एम्प्लॉयर ने। कितना बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला है? 1 लाख रुपए का इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा।
केस नंबर 2, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा है 50% हम देंगे, बिल लाख का है, एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपया पे किया तो 50,000 का बेनिफिट इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। केस नंबर 3, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का बेनिफिट, 1 लाख रुपए का बिल आ गया, एम्प्लॉयर ने कहा 10% मैं दूंगा, तो एम्प्लॉयर ने कितना अदा किया है, 10,000 रुपए, वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। केस नंबर 4, 1 लाख रुपए का बिल आ गया, कितना पे किया है, 90,000 रुपए एम्प्लॉयर ने पे किया। भाईजान इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के बाद एक ही बात है, ये देखो एम्प्लॉयर कितना फायदा दे रहा है, जितना फायदा एम्प्लॉयर दे रहा है उतना एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होके टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। सर सेम गोज विद डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर मैंने को घरेलू मुलाजिम रखा हुआ है, अब यहाँ पर अगर बिजली का बिल SBI का आया है तो वो तो मेरा बेनिफिट नहीं ना, मेरी घर के बिल की बात हो रही है। इसी तरह डोमेस्टिक सर्वेंट घरेलू मुलाजिम है, चाहे वो माली हो, चाहे खानसामा हो, चाहे कुक हो, चाहे गार्ड हो, उसके अलावा हेल्पर हो, कोई भी बंदा है जो घर का मुलाजिम है, SBI ने मुझे दिया हुआ घर में काम करने के लिए, तो इस केस में जो उसकी तनख्वाह होगी जो SBI अदा कर रहा होगा वो बेनिफिट होगा जो मुझे दे रहा है SBI, वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अलबत्ता ये देखना है कि वो घरेलू मुलाजिम हो। अगर SBI वालों ने 3 TAs एलोकेट किए हुए अली इमरान को और वो तीनों काम कर रहे हैं, तो क्या उनकी जो सैलरी है क्या वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी? द आंसर इज नो। उनकी सैलरी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं। लो सर, ये डिस्कशन थी एम्प्लॉय के हवाले से। लोन, अब अगली बात करने लगा हूं सर, ये वाली बात हो गई, 1 मिनट, ये बात थोड़ी सी बाद में करता हूं, ये वाली बात। हाँ, ऑब्लिगेशन वेवर या सेटलमेंट। सर जी SBI वालों से मैंने लोन लिया था 25 लाख रुपए का, SBI को मैंने प्रिंसिपल साहब को जाकर, सर जी मैंने आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। वो कहते करे, मैं कहनी 4-5 लोग हैं, लैदगी में करनी है। उन्होंने उन लोगों को बाहर भेजा, उन्होंने कहा हाँ जी बात करें। मैं कहा सर वो लोन मैंने आपका देना है 25 लाख रुपए। कहते जी, मैंने कहा वो माफ़ कर दे। SBI ने मेरा लोन माफ़ कर दिया, कितना बेनिफिट मुझे मिल गया? 25 लाख का बेनिफिट मुझे मिल गया, मेरी इनकम में शामिल हो गया, टैक्स होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 2, मैंने सर को कहा सर जी मैंने आपसे लैदगी में बात करनी, उन्होंने बंदे बाहर भेजे। मैंने उनको बताया असल में ना मैंने बैंक से 25 लाख का लोन लिया था, वो 2-3 बदमाश हैं, वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। उन्होंने कहा कौन से बैंक से लिया? मैं कहा फलां बैंक से। उन्होंने वहाँ पर 25 लाख रुपया लोन सेटल कर दिया। वेव करने का मतलब होता है माफ़ करना। मैंने SBI के देने थे, SBI ने माफ़ कर दिए, और मैंने एक बैंक के देने थे, SBI तो माफ़ नहीं ना करेगा, SBI फिर क्या करेगा? अदा करेगा, सेटल करेगा। अब जो पैसे सेटल किए SBI ने, वो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, वो पैसे SBI ने सेटल कर दिए। जो बेनिफिट था, जितने पैसे उन्होंने अदा किए, असल में वो बेनिफिट था, मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर दैट सैलरी। यहाँ पर एक और सवाल भी है, ये लोग भी सियाने थे, कहते हैं तुम इस वक्त मुश्किल में हो, हम तुम्हारा 25 लाख का लोन सेटल कर दिया, महीने का 5-5 लाख करके तुम्हारी तनख्वाह में से काट रहे हैं। भाई अगर उन्होंने मेरी तनख्वाह में से ही पैसे काटने तो ये बेनिफिट तो ना हुआ यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बेनिफिट तो तब है जब वो दे दें और कहेंगे शाबाश जाओ खैर से, और अगर वो कहेंगे तुम्हारी तनख्वाह से काटेंगे तो फिर ये बेनिफिट नहीं है, फिर ये क्या है? फिर ये लोन। तो ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पक्का दे दे तो फिर ये बेनिफिट है, और अगर वो उधार दे तो फिर बेनिफिट नहीं है जो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। लो सर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू एम्प्लॉयज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मैंने SBI वालों को कहा है कि
मैं किराए पे बहुत अरसे से रह रहा हूँ, मुझे ये 7 वाला घर खरीदे, वो बिक रहा है। SBI वालों ने वो वाला घर मुझे लेकर दे दिया है। वो 2 करोड़ रुपए का घर था, SBI ने मुझे वो 2 करोड़ का घर खरीद कर दे दिया। ये जो 2 करोड़ का बेनिफिट मुझे मिला, ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है तो वो एक बेनिफिट है जो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर ऐसा भी हो जाता है कि वो ये बात कह दें कि हम तुम्हें वो ले तो देते हैं लेकिन तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काटेंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो फिर वो लोन है, वो फिर बेनिफिट नहीं है जो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। केस नंबर 2, मैं होंडा में जॉब करता हूँ और होंडा में मैं अपनी गाड़ी सारी ओवरऑल कराई है, 5 लाख का बिल बन गया। उन्होंने मुझे कहा सर 5 लाख रुपए अदा करें। मैंने कहा यार आप, मैं खुद यहाँ भाई जॉब करता हूँ, मैं तो कोई पैसे नहीं देता। और मैंने कहा भाई मैं इधर ही जॉब करता हूँ, मैं तो कोई पैसे नहीं देता जी। होंडा में, होंडा सर जी, होंडा कंपनी में मैं काम करता हूँ, मेरी गाड़ी का काम 5 लाख रुपए का हुआ है। होंडा वालों को मैंने कहा है कि मुझसे तो पैसे ना ले। होंडा वालों ने कहा है, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा है कि भाई ऐसे नहीं होता, हाँ 5 लाख का बिल है, तुम 2.5 लाख दे दो। मुझे कितने का फायदा हो गया? 2.5 लाख का फायदा जो मुझे हुआ है वो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। पॉइंट समझ आ रहा है? सर अगली बात ध्यान से सुनना, इसमें 2-3 पहलू हैं। सबसे पहली बात है, अब तक मैं आपको एक चीज बता चुका हूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो फायदा भी दे काम करने के लिए नहीं, काम करने के बदले में, तो वो उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। पहली बात। अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्रिज दे दी, माइक्रोवेव दे दिया, कूलर दे दिया, AC दे दिया, कुछ भी दे दिया, वो उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अलबत्ता बाज़ोकात ये चीजें रिटर्नेबल बेसिस पर दी जाती हैं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को AC दी है और ये कह कर दिया है कि ये रिटर्नेबल बेसिस पर है। अब केस नंबर 1 तो ये था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्रिज दिया, फ्रिज था 2.5 लाख रुपए का। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्रिज दिया और फ्रिज कितने का था? 2.5 लाख रुपए का फ्रिज था। तो 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। केस नंबर 2, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्रिज दिया और वो रिटर्नेबल बेसिस पर दिया। उस फ्रिज की यूजफुल लाइफ 10 साल थी, 2.5 लाख का फ्रिज था। 1 साल बाद कितना बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है? उसकी डेप्रिसिएशन के बराबर। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? तो यहां पर जो पॉइंट है समझने वाला वो ये कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट दिया है और दिया भी किस बेसिस पर है? रिटर्न बेसिस पर है, तो फिर जो बेनिफिट होगा वो किसके बराबर होगा? डेप्रिसिएशन के बराबर होगा। जो बेनिफिट होगा वो डेप्रिसिएशन के बराबर होगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर जी ये परक्विजिट के बारे में मैंने अपनी बातें कर दी, अलबत्ता एक बात रह गई है, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। ये वाली बात रह गई ना सर जी? जी सर सुनिएगा। सबसे पहली बात, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से लोन लेता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से लोन लेता है। वो लोन 3 तरह का हो सकता है। एक इंटरेस्ट फ्री, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि तुमसे हम कोई सूद नहीं लेंगे। केस नंबर 2 कंसेशनल, रियायती। बैंक में रेट चल रहा है 10%, एम्प्लॉयर कहते हैं तुमसे हम 4% लेंगे। ये कौन सा लोन है? कंसेशन। तीसरा क्या हो गया? अबव बेंचमार्क लोन, अबव बेंचमार्क लोन। मार्केट से मिल रहा है 10%,
आपका एम्प्लॉयर कहता है मैं तो 12% पे दूंगा। तो पहली सवाल तो ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 12% पे लोन दे रहा है तो आप उससे लोन क्यों लेंगे? हाँ, इसका जवाब ये है कि एट टाइम्स बाहर और भी तो मुसीबतें हैं ना। आपका एम्प्लॉयर तो आपसे घर के कागजात नहीं मांगेगा, सिक्योरिटी नहीं मांगेगा, वो आपको लोन दे देगा। बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बाज़ औक़ात वो पूरी नहीं कर पाते लोग, तो फिर मजबूरन क्या होता है, वो फिर अपने एम्प्लॉयर से ही लोन ले लेते हैं, और अगर वो लोन अबव बेंचमार्क हो तो भी वो लोन ले लेते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? 3 तरह की, इंटरेस्ट फ्री लोन है, कंसेशनल लोन है, या अबव बेंचमार्क। इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर 20 मिलियन का लोन मैंने लिया अपने एम्प्लॉयर से और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे क्या किया है, फ्री में लोन दे दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सर मैं बैंक से लेता तो मुझे कितना, बैंक से लेता तो मुझे कितने पैसे देने पड़ने थे? 20 लाख रुपए, 2 मिलियन। तो असल में मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने का फायदा दिया है? 2 मिलियन का फायदा दिया है, जो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। यस और नो? ये पहली बात है। एम्प्लॉयर ने मुझे 4% पर लोन दिया है, तो मुझे असल में कितने का फायदा दिया है? 6% का फायदा दिया है। तो 6% 20 मिलियन का बनता है 1.2 मिलियन, जो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 3, अगर अबव बेंचमार्क रेट 12% है, अगर अबव बेंचमार्क रेट 12% है, तो भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई फायदा तो दिया ही नहीं है। 10% का तो बैंक से मिल रहा था, 10% तो बेंचमार्क रेट है, तो एम्प्लॉयर ने कोई फायदा नहीं दिया, कुछ भी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी नहीं होगा। वो कहता है एम्प्लॉयर ने क्या फायदा दिया है? केस नंबर 1 में 10% के बराबर 2 मिलियन का फायदा दिया है, केस नंबर 2 में 1.2 मिलियन का फायदा दिया है, केस नंबर 3 में कोई फायदा नहीं दिया। तो भाई ये जो फायदा मिला है ये टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। अब तक जो पढ़ाया, एक जुमले में बोलूं तो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दे या कंसेशनल लोन दे, तो जितना फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। यस और नो? यस। अब अगर आप यहां तक आ गए तो अगली बात सुनो। अगला पॉइंट ये है कि अगर लोन 10 लाख तक हो तो कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। अगर लोन 1 मिलियन तक हो तो कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। केस नंबर 2, अगर एम्प्लॉई सूद लेने से इनकार कर दे, अगर एम्प्लॉई सूद लेने से इनकार कर दे जिसके बदले में एम्प्लॉयर उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे, तो कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होता। सर ये पॉइंट अक्सर बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, पास पेपर में आया हुआ है। सर वो कहता है अगर एसबीआई, मैंने एसबीआई ने मुझे कहा सर जी ये 10 लाख रुपए पे आपका इंटरेस्ट बनता है 50,000 रुपये, आप वसूल कर ले। मैंने कहा मैं सूद नहीं लेता ना, मैंने सूद लिया और उसके कुछ अरसे बाद मैंने एसबीआई से लोन ले लिया 50 लाख का। अब चूंकि मैं सूद नहीं ले रहा था तो इसी वजह से एसबीआई ने भी मुझसे सूद नहीं लिया। यानी अगर चूंकि मैं सूद नहीं ले रहा था इस वजह से मेरे एम्प्लॉयर ने भी मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, तो इस केस में जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। 2 बार पास पेपर में आ चुका है। वेयर सच बेनिफिट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू अ वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट। वेवर ऑफ इंटरेस्ट
इंटरेस्ट को माफ कर दिया किसने? उस एम्प्लॉय ने अपने अकाउंट में जो मेंटेन किया हुआ था एम्प्लॉयर के साथ। एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय ने जो अकाउंट मेंटेन किया हुआ था उसमें इंटरेस्ट को वेव कर दिया, इंटरेस्ट कबूल नहीं किया, इंटरेस्ट को माफ कर दिया, जिस वजह से एम्प्लॉयर ने बेनिफिट दिया। वेयर सच बेनिफिट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने बेनिफिट दिया है इंटरेस्ट फ्री लोन का एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय इंटरेस्ट वेव कर देता था अपने अकाउंट पे जो उसका एम्प्लॉयर के साथ बना हुआ था। तो इस केस में जो इंटरेस्ट होगा या इंटरेस्ट फ्री लोन के वाले से, कंसेशनल लोन के वाले से जो बेनिफिट भी होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो सर समझ आ रही है? मैं जितनी डिटेल में आपको ये पढ़ा गया उतनी डिटेल में तो चलो आगे चलते हैं। अगली बात सुनिएगा, बेंचमार्क रेट 10% है। अब ये अगली स्टोरी सुन लो, 2 से 3 बार पास पेपर में आया है, जिस वजह से मेरा दिल चाहता है मैं मैक्सिमम डिटेल शेयर कर दूं। अगर मैंने SBI से लोन लिया और इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, उस लोन से गाड़ी खरीदी, गाड़ी को ऊबर पे चला दिया, ऊबर से इनकम जनरेट हुई। अली इमरान ने लोन लिया है इंटरेस्ट फ्री, उससे क्या खरीदी? गाड़ी, गाड़ी को किस पर चला दिया? ऊबर पर। इससे क्या जनरेट हुई? क्या इस इनकम में से इंटरेस्ट लेस करने की इजाजत है? तो इसका जवाब है यस। कितना इंटरेस्ट लेस होगा? जितना अंडर द हेड सैलरी आया वो प्लस जितना पे किया, जितनी पेमेंट की वो। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो कुछ भी पे नहीं किया होगा और बेंचमार्क रेट के हिसाब से अंडर द हेड सैलरी आया होगा, यस और नो? वो सारे का सारा इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। आपकी किताब में ये जो जुमला लिखा हुआ है असल में ये है कि भैया कोई भी अमाउंट जो इस लोन से रिलेटेड है और वो एम्प्लॉय की सैलरी में आ रही है। सर एम्प्लॉय की सैलरी में लोन से रिलेटेड अमाउंट 2 ही केसेस में आती है, जब वो इंटरेस्ट फ्री होता है या जब वो कंसेशनल लोन होता है। अब बेंचमार्क तो अंडर दैट सैलरी आता ही नहीं है। अच्छा इंटरेस्ट फ्री है, कंसेशनल लोन है, और एम्प्लॉय ने उस लोन को यूज किसके लिए किया है? एसेट को खरीदने के लिए किया है। एसेट से क्या जनरेट हो रहा है? टैक्सेबल इनकम जनरेट हो रही है। तो एम्प्लॉय जो है वो उस इंटरेस्ट को उस टैक्सेबल इनकम में से माइनस करेगा। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, आओ मेरे साथ मैं इसको जनरलाइज करूं। एक एम्प्लॉय है, उसने अपने एम्प्लॉयर से क्या लिया है? इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन लिया है, जिससे उसने क्या खरीदा है? एसेट खरीदा है। एसेट से क्या जनरेट हो रही है? टैक्सेबल इनकम जनरेट हो रही है। इस इनकम में से इंटरेस्ट माइनस होगा, यस। कितना? जितना अंडर द हेड सैलरी आया है या जितनी आपने पेमेंट की है प्लस जितनी आपने पेमेंट की, इन दोनों को जमा करना। समझ गए सर जी? लो सर जी सर। मैंने अर्ज की जितना अंडर द हेड सैलरी आया, आपने इस सवाल में खुद ही जवाब दे दिया। जो अंडर द हेड सैलरी आया प्लस जितना आपने पे किया। अब ये देखना, यही बात दोबारा यहां से शुरू करने लगा हूं, बात अभी खत्म नहीं की थी मैंने। सुने भैया, अच्छा अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लोन था, 2 मिलियन का लोन था, पेमेंट कितनी की थी? नील। कंसेशनल लोन था 12 लाख का, पेमेंट कितनी की थी? 8 लाख की। अगर अबव बेंचमार्क लोन था, पेमेंट कितनी की थी? 24 लाख की। सर जी आपने इन दोनों को जमा कर देना है, जितना अंडर द हेड सैलरी है और जितना पे किया है तो माइनस करने की इजाजत होगी। केस नंबर 1 इंटरेस्ट फ्री लोन है
तो बेंचमार्क रेट बनता है। केस नंबर 2 कंसेशनल लोन है तो भी बेंचमार्क बनता है। केस नंबर 3 इस केस में एक्चुअल जितना होगा वो माइनस करने की इजाजत होगी। और सर समझ गए भैया, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, डन हो गया सर जी। चलो यूनिट नंबर 2 भी खत्म हो गया। लो सर आगे चलते हैं। ग्रेचुटी, यार समझ भी आ रही है कि नहीं? ग्रेचुटी, ग्रेचुटी की बात कर रहा हूं सर जी। ग्रेचुटी स्टेप नंबर 1, आपने ग्रेचुटी के सवाल को कैसे हल करना है? सबसे पहले ये देखना है गवर्नमेंट ग्रेचुटी है, एग्जेम्प्ट। स्टेप नंबर 2, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो क्या देखना है? अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तो स्टेप नंबर 3 क्या देखना है? फंड है या स्कीम है। अगर फंड होगा तो, अगर स्कीम होगा तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट, उससे ऊपर पे टैक्स लगेगा। अगर अनअप्रूव्ड होगा तो एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी। सर जो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी होती है ये दूसरी सेपरेट ब्लॉक आइटम है। पहली सेपरेट ब्लॉक आइटम कौन सी है? स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा इसका भी। टर्मिनेशन बेनिफिट। दूसरी सेपरेट ब्लॉक आइटम कौन सी है? अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी। इसका ट्रीटमेंट और टर्मिनेशन बेनिफिट का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, और रेट भी सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करेंगे तो सेम है। पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्स। वो कहते हैं अनअप्रूव्ड टैक्स, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के ऊपर एक्सेप्शंस आपके साथ डिस्कस कर ली। उसने कहा अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी जो है 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी जो लोअर होगा उस हद तक एग्जेम्प्ट होगी अलबत्ता। ये उसकी एक्सेप्शंस हैं। इन केसेस में एग्जेम्पशन होगी नहीं और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी पूरी टैक्सेबल होगी। कब? अगर पेमेंट पाकिस्तान से बाहर की जा रही है, और अगर पेमेंट डायरेक्टर को की जा रही है जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, और अगर पेमेंट नॉन रेजिडेंट को की जा रही है, और अगर पेमेंट एक से ज्यादा ग्रेचुटी है तो उस पर ये वाली बात अप्लाई नहीं होती। लो सर पेंशन की बात करूंगा। पेंशन में सिर्फ 5 बातें हैं। बात नंबर 1, पेंशन एग्जेम्प्ट है। बात नंबर 2, अगर एक से ज्यादा पेंशन हो तो बड़े वाली एग्जेम्प्ट है। बात नंबर 3, अगर पेंशन ले रहे हैं और उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा नौकरी करने लग गए तो पेंशन टैक्सेबल है। बात नंबर 4, अगर 60 साल से ज्यादा गए तो पेंशन हमेशा एग्जेम्प्ट होगी। बात नंबर 5, अगर सरकारी मुलाजिम है या आर्मी के बंदे हैं तो पेंशन हमेशा एग्जेम्प्ट होगी। 5 बातें सर पेंशन में थी, आपको मैंने बता दी। ये जो 2 बातें गई हैं आखिर में, एक बार रीड कर लीजिए फिर आगे चलता हूं। पॉज कीजिएगा दोस्त। ले सर, प्रोविडेंट फंड कॉन्सेप्ट देने लगा हूं आपको प्रोविडेंट फंड का। सर जी एक है एम्प्लॉयर और एक है एम्प्लॉय। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एक फंड क्रिएट कर लेते हैं, उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से इंटरेस्ट भी आता है, और फिर इंटरेस्ट होने के बाद इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। अब मिसाल लीजिए, एम्प्लॉय ने 2,000 रुपया डाला, एम्प्लॉय ने 2,000 डाला, टोटल 4,000 हो गया, इसे इन्वेस्ट कर दिया तो 400 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। और जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ी फॉर एग्जांपल, उस वक्त एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना था? 4,400। अच्छा जी, नौकरी छोड़ दी, 4,400 लेकर वो चला जाएगा। लेट्स से वो नहीं गया, अगला साल आ गया,
फिर 2000 एम्प्लॉय ने डाला, फिर 2000 एम्प्लॉय ने डाला, फिर टोटल बैलेंस कितना हो गया 4400 और 4000 8400। इस पर इंटरेस्ट आएगा 840। बैलेंस कितना हो जाएगा सर जी? 4 स्टेजेस हैं इसकी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड बैलेंस। प्रोविडेंट फंड सर जी, अब मैं आपको बेस समझ आ गई है तो ये बताने लगा हूं सर जी। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है तो ठंडे हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो भी ठंडे हो जाए। सिर्फ जब उस बंदे को पैसे दिए जाएंगे, जब एम्प्लॉय पैसे वसूल करेगा, उस वक्त टैक्स लगेगा। किस अमाउंट पर? एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से लेस कर देंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ये कह लें या ये कह लें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, या ये कह लें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। कितना? 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी टेंडेंस अलाउंस, इस हद तक एग्जेम्प्ट होगा और इससे ऊपर वाली अमाउंट टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी टेंडेंस अलाउंस, इस हद तक एग्जेम्प्ट होगा, इससे ऊपर वाली अमाउंट टैक्सेबल होगी। और एक्यूमुलेटेड बैलेंस एग्जेम्प्ट होगा। सर देखिएगा, इसमें खास बात यह है कि अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में सब जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा सिर्फ तब टैक्स लगना है, और रिकॉग्नाइज के केस में हर साल साथ टैक्स लगता रहेगा। और जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस 5 साल बाद इकट्ठा 35 लाख रुपया मिलेगा, उस वक्त कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपके पिछली अटेम्प्ट में जो सवाल है उसमें भी बच्चे सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में कंफ्यूज हैं और बार बार पूछते हैं कि सर जी ये कैसे आ गए। उसने सवाल में आपको बताया है वो बंदा रिटायर हो गया और उसके बाद उसने बताया कि जो उसको पैसे मिले हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट थी 30 लाख और इंटरेस्ट था 6 लाख। अब बच्चा पूछ रहा है सर जी इसमें से किस तरह टैक्सेबिलिटी होगी? भैया जब वो रिटायर हुआ है तो उसे क्या मिला है? असल में एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिला है। किसका? अगर वो रिकॉग्नाइज पी फंड है तो आप ठंडे हो जाए। रिकॉग्नाइज पी फंड के केस में एक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। उसने बस ड्रामेबाजी ये की, एक्यूमुलेटेड बैलेंस लिखने की बजाय लिखा प्रिंसिपल बैलेंस और इंटरेस्ट का बैलेंस। वो बच्चे कंफ्यूज हो गए और वो सोचते रहे कि सर इसका कोई अमल दखल है इसमें, हालांकि बिल्कुल नहीं था। एक्यूमुलेटेड बैलेंस, भाई एक्यूमुलेटेड बैलेंस में है ही क्या? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। तो उसने जब आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे दिया है तो असल में तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस का ब्रेकअप दिया है ना, वो सारे का सारा क्या था? एग्जाम था। प्रोविडेंट फंड की ये डिस्कशन थी, आपके साथ बता दी। बेनोवलेंट फंड बहबूद फंड को कहते हैं। बेनोवलेंट फंड क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। हाँ जी, अगली बात सुनो, थोड़ा सा मेरे साथ चलो यार, टाइम बहुत तेज से गुजर है। अगर आपका एम्प्लॉयर, ये पहली बार इतनी तवज्जो से आपको पढ़ते देख रहा हूं मैं, अगर आपका एम्प्लॉयर होटल या रेस्टोरेंट है और वो आपको फ्री फूड देता है या सब्सिडाइज फूड देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो आपको फ्री एजुकेशन देता है, और हॉस्पिटल या क्लिनिक है और वो आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी देता है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा बल्कि याद रखिएगा
आपका एम्प्लॉयर होटल और रेस्टोरेंट हो और वो आपको फ्री खाना दे। अभी एक सवाल है पास पेपर में मिस्टर शेंग वाला, उसके अंदर आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है, वो आपको बताता है इतने का खाना मिल रहा है, भाईजान वो टैक्सेबल नहीं है बल्कि एग्जाम्प्ट है इस रूल की वजह से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्री एजुकेशन दे, हॉस्पिटल या क्लिनिक फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे। आपका एक सवाल है बदर वाला, उस पास पेपर का, उसमें सुल्तान हॉस्पिटल के नाम से आपका एम्प्लॉयर है जो आपका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। सर एम्प्लॉयर जो आपका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करता है उस केस में वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। याद रखिएगा भाई ने भी सवाल पूछा कि जो है वो पुराना एम्प्लॉयर जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है वो क्यों बेनिफिट देगा। आपने वहाँ पे 15 साल काम किया, आपके वहाँ पे ताल्लुकात है, वो कोई भी बेनिफिट दे तो उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आपका करंट एम्प्लॉयर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता उसने आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, पुराने एम्प्लॉयर ने फ्री में दिया है, सर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, वो एग्जाम्प्ट होगा। चलो जी आगे चलूं। सर जी अगली बात सुने, मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर आपका मेडिकल अलाउंस है 4.5 लाख और आपकी बेसिक सैलरी है 30 लाख, तो भाई 30 लाख का 10% है 3 लाख, तो मेडिकल अलाउंस 3 लाख तक क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, बकाया 1.5 लाख टैक्सेबल होगा। केस नंबर 2 मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में क्या देखेंगे, क्या वो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अगर वो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एनटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर या हॉस्पिटल है, अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर है, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ये बात बच्चों को ज़ुबानी तो समझ आती है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं समझ आती। सर जी मैं एसबीआई के पास नौकरी कर रहा हूँ, एसबीआई के पास काम करते हुए इनसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा अली इमरान तुम्हारा जितना खर्च होगा वो सारे का सारा हम उठाएंगे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं अस्पताल गया, 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया, मैंने ऐसे अस्पताल गया हूँ जो टैक्स नहीं रहा हो, उस हॉस्पिटल में गया हूँ और मैंने उससे इनवॉइस ली और अपने एम्प्लॉयर से अटेस्ट करा ली, मुझे 1 लाख रुपए का फ़ायदा मेरे एम्प्लॉयर ने दिया है, लेकिन चूंकि वो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और मेडिकल फैसिलिटी दी है तो वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। केस नंबर 2 मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, जॉब करने के लिए आया था, टर्म्स तय हो गई, इन्होंने मुझसे मेडिकल की कोई बात नहीं की, मैं भी एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल पहुंच गया, ये लोग देखने आए, जब ये मुझे वहाँ पर देखने आए अस्पताल में, मैं लेटा हुआ था, इनको देखकर मैं ऊंचा ऊंचा कराने लग गया कि मुझे बहुत दर्द हो रही है। उन्होंने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा जी बिल बहुत ज़्यादा बन गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम्हारे पैसे हम देंगे। अब ये वाले पैसे मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन ये कोई तय नहीं हुआ था नौकरी के वक्त कि तुम्हारा मेडिकल हम देंगे। पॉइंट समझ आ रहा है, ये बेनिफिट मुझे मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये बेनिफिट चूंकि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तय नहीं हुआ था तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। याद रखना, अब अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों मिल रहे हैं तो मेडिकल फैसिलिटी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो। अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है तो मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल है तो मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सर जी पॉइंट समझ गए हो, अब आपको याद रहेगा। लो सर आगे चलता हूँ। लीव इनकैशमेंट, भाईजान सरकारी मुलाजिम हो, प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट हो तो एग्जेम्प्ट होती है, वरना हमेशा टैक्सेबल होती है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, एम्प्लॉई हो, मिल रहा है, कल पढ़ाया था WPPF, वो दे रहे थे, यहां पर वसूल कर रहे हो, एग्जेम्प्ट होगा। सर जी कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, बाहर काम कर रहा है, उसको अलाउंस भी पाकिस्तान से बाहर ही मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन को जमा कर जितना भी कर लें, जितनी भी पैसे रकम बनेगी वो एग्जेम्प्ट होगी। सर जी फुल टाइम टीचर,
अगर कोई बंदा फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो और काम कहां कर रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड बाय एचईसी है, या बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, या एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, या गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, अगर इन इदारों में काम कर रहा है तो इसकी जितनी लायबिलिटी होगी उसका 25% माफ कर दिया जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से, टैक्स लायबिलिटी का 25% तो लिखा हुआ है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी किसकी? सैलरी इनकम की। यानी अगर इसकी सैलरी के अलावा और भी कोई इनकम है तो सैलरी इनकम को लेंगे, उसका सैलरी के मुताबिक रेट देखेंगे, उसका जितना रेट आएगा उसका 25% लेंगे और वो लायबिलिटी में से कम करेंगे। अगर उसकी टैक्सेबल इनकम आ रही है जिसमें अदर देन सैलरी और भी चीजें हैं, तो आप सैलरी अंडर द हेड सैलरी जो होगा उसको लेकर उसको सैलरी के रेट पर देखेंगे, सैलरी का रेट अप्लाई करके देखेंगे कि इसकी लायबिलिटी कितनी बन रही है सैलरी की, और उस पर जो रेट बन रहा है उसका रेट अप्लाई करके लायबिलिटी निकाल कर उसका 25% माइनस करेंगे। समझ गए सर जी? अगर कोई बंदा पाकिस्तान छोड़कर बाहर चला गया और उस टैक्स ईयर में बाहर ही रहा है, तो जो सैलरी उसने पाकिस्तान से बाहर कमाई है वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में काम कर रहा है लेकिन उसकी सैलरी फॉरेन है, पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है, काम दूसरी पाकिस्तान से बाहर की किसी कंपनी के लिए कर रहा है, तो जो उसको सैलरी बाहर से आएगी वो टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? तो इसका जवाब ये है, वो एग्जेम्प्ट होगी अगर दो शर्तें पूरी हो जाए। उसको जो तनख्वाह दी गई है वो टैक्स काट के दी गई है। दूसरी बात, उसको जो तनख्वाह दी गई है वो वहां की उस मुल्क की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा कर दी गई है। मेरा एक दोस्त है बैठा यहाँ पे ऑनलाइन जॉब कर रहा है कनाडा में, उसकी सैलरी है $4000। पैसे कितने मिलेंगे उसको? आते हैं $3600 उसके अकाउंट में, 10% टैक्स कट जाता है। अच्छा, उसको चालान आता है वहां से कि $400 हमने कैनेडियन रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करा दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ गया? यानी टैक्स कट के मिला और वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा भी हो गया। इस केस में जो उसको यहां पर $3600 आता है, ये क्या है? वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, लो सर, ये सारी बातें हो गई। अब एक बात रह गई है हमारी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली। 7 बातें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। असल में इसके बाद हमने प्रॉपर्टी और अदर सोर्स भी करना। जब तक आप पर इतना लोड नहीं ना आया कि आप एक दिन में 2-2 चैप्टर करें, तब तक आप सीरियस नहीं हुए। लो सर, चलूं? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दे दिए। कितने का शेयर था? 10 रुपए का। कितने शेयर दिए? 1000। सर जी, वो शेयर उससे अगर तो 1000 शेयर 10 रुपए वाले उसको दे दिए तो 10,000 का फायदा एम्प्लॉय को मिल गया, उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अक्सर ऐसा भी होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है ये मैं तुम्हें 10 रुपए वाला शेयर 5 रुपए का दूंगा, तो उसने 10 रुपए वाला शेयर कितने का दिया? ये कॉस्ट आ गई। कितने का फायदा हो गया? 5000 का फायदा हो गया, टैक्सेबल अंडर द सैलरी। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, बाज़ औक़ात एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर नहीं देता बल्कि क्या दे देता है? ऑप्शन। ऑप्शन शेयर नहीं होती, ऑप्शन के जरिए शेयर खरीदा जा सकता है। वो एक कागज पर मुझे लिख देता है कि अली इमरान को 1000 शेयर्स दिए जाएंगे 10 रुपए के हिसाब से। अब मेरे पास ऑप्शन आ गई कि मैं 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से खरीद सकता हूं। मेरे पास ये ऑप्शन आ गई है। क्या ये ऑप्शन टैक्सेबल है? ऑप्शन पर कोई टैक्स नहीं होती, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। केस नंबर 3 है कि मेरे पास ऑप्शन आ गई कि मैं 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से खरीद सकता हूं। मैंने ये ऑप्शन बेच दी। कितने की?
मैंने ये ऑप्शन 1 लाख रुपए की बेच दी। अगर ये ऑप्शन मुझे फ्री में मिली थी तो 1 लाख रुपए इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन मुझे 1000 रुपए की मिली थी, यानी 1000 रुपए का वो डॉक्यूमेंट बना था जिस पर ये लिखा हुआ था कि अली इमरान 1000 से 10 रुपए के हिसाब से खरीद सकता है, तो मुझे कितने का फायदा हो गया? 99,000 का। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है? जिसके जरिए मैं शेयर खरीदता हूं। ऑप्शन की कॉस्ट क्या होती है? जिसके जरिए मैं ऑप्शन खरीदता हूं। अगर वो चुप कर जाए तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 0 है। सर समझ आ रही है? अगर वो कहते एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को शेयर्स दिए हैं तो इसका मतलब है, और ना बताए कितने के दिए, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ ऑप्शन भी 0 है और एक्सरसाइज प्राइस भी 0 है। केस नंबर 4, 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से खरीद सकता है अली इमरान। जब ये ऑप्शन मुझे मिली, मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। जब ये ऑप्शन मुझे मिली, मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। 1 लाख रुपए का खर्चा है। फेयर मार्केट वैल्यू एट द एक्सरसाइज डेट, उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। मेरा ऑप्शन पे लगा था 1000, एक्सरसाइज प्राइस थी 10,000 की। मुझे कितने का फायदा हो गया? यार बजाय इसके कि मैं आपको कोई थ्योरेटिकल बात बताता, मैंने आपको फिगर्स देकर बता दी हैं। ये टोटल 7 केस हैं और एम्प्लॉय शेयर स्कीम इससे ज्यादा नहीं है। केस नंबर 1 के शेयर मिले, केस नंबर 2 के ऑप्शन मिले, केस नंबर 3 के ऑप्शन भेज दिए, केस नंबर 4 के मैं आपको एक जुमला बोलता हूं, ऑप्शन पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती, लेकिन जब हम ऑप्शन को बेचते हैं तब टैक्स लगता है, या ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तब टैक्स लगता है। ठीक हो गया? हाँ, बाजों का ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। बाजों का ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। किस बात की रिस्ट्रिक्शन लगाता है? आप शेयर को बेच नहीं सकते, आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बहरहाल इन दोनों केसेस में जब तक आप शेयर के मालिक नहीं बन जाते, यानी शेयर को बेचने की अथॉरिटी आपके पास नहीं आ जाती, तब तक आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। जब तक शेयर को बेचने की अथॉरिटी आपके पास नहीं आ जाती, तब तक वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 3 साल की रिस्ट्रिक्शन है, तो भैया 3 साल के बाद जब वो रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होगा तब की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस लेस करेंगे, जो बेनिफिट आएगा टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शन की बात ना करे तो जैसे ही आपने ऑप्शन एक्सरसाइज की उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लें, लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्शन की बात करे, अगर वो रिस्ट्रिक्शन की बात करे तो रिस्ट्रिक्शन पीरियड के बाद की फेयर मार्केट। केस नंबर 5 ये था। केस नंबर 6, आप एक बार मालिक बन गए, आपने टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी कुछ ना कुछ निकाल लिया, उसके बाद आपने शेयर्स को अलमारी में रख दिया, होल्ड कर लिया, और कुछ अरसे बाद आपने शेयर को बेचा। अब जो बेनिफिट होगा वो सारे का सारा टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। शेयर को मालिक बनने पर जो फायदा होता है वो सारे का सारा अंडर द हेड सैलरी होता है। शेयर के मालिक बनने पर जो फायदा होता है वो सारे का सारा अंडर द हेड सैलरी होता है। शेयर को मालिक बनने से पहले जो फायदा होता है वो सारे का सारा अंडर द हेड सैलरी होता है। शेयर को मालिक बनने के बाद होल्ड करने पर जो बेनिफिट होता है वो अंडर द हेड कैपिटल गेन आता है। केस नंबर 6 में क्या है? आपने रिस्ट्रिक्शन पीरियड के बाद शेयर्स को होल्ड किया और 140 वाला शेयर 160 का बेचा, तो भाई क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस के बाद क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। अब जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। दिस इज केस नंबर 6। सर जी केस नंबर 7 देखिएगा। रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान बेच दिया।
अभी तो कहा है रिस्ट्रिक्शन है, भैया रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन आपने रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान अपने किसी दोस्त से एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये शेयर तुम्हारे, आपने उसे बेच दिया। अब अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान बेचा तो भैया अभी तो आप मालिक भी नहीं बने, आपने मालिक बनने से पहले ही बेच दिया, तो जितना फायदा होगा वो सारे का सारा टैक्सेबल अंडर द हेड। तो मैंने इसीलिए कहा मालिक बनने पर जो फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, मालिक बनने से पहले जो फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, मालिक बनने के बाद जब पहले ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी आ चुका होगा उसके बाद जो बेनिफिट होगा वो सारा अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। देखो शेयर का मालिक मैं बना, उस दिन कीमत थी 140 रुपए, उसके बाद शेयर की कीमत बढ़ गई, इसमें मेरे एम्प्लॉयर ने तो मुझे कोई फायदा नहीं दिया। शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से जो फायदा होता है वो अंडर द हेड सैलरी नहीं होता बल्कि अंडर द हेड कैपिटल। याद रखना कैपिटल गेन में पढ़ाऊंगा, और ये कैपिटल गेन सिर्फ तब आता है जब हम बेच देते हैं। कैपिटल गेन सिर्फ कब आता है जब हम बेच देते हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान बेचा, मालिक बनने से पहले ही बेच दिया, बहरहाल डिस्पोजल प्रोसीड आ गई, जो बेनिफिट होगा सारे का सारा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। याद रखना टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ कब आता है जब ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी आ चुका हो, जब आप मालिक बन चुके हो और होल्ड करने से कोई बेनिफिट मिल रहा हो। भैया स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये सारी डिस्कशन हमारी सैलरी के बारे में थी। और यार कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं? लो सर।